हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हम लोग एक लेक्चर दे चुके हैं इकोनॉमिक्स का, जो माइनर पेपर है। एसी पेपर बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिक्स रहता है, तो एक लेक्चर हम लोग दे चुके हैं। सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो थर्ड और फोर्थ को मिला के एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो मैं बताता हूँ राष्ट्रीय आय क्या है। बोलता है राष्ट्रीय आय से आता है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। बोलता है व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। तो बोलता है मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा वह है वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। मनी इन्फ्लेशन क्या है? डिफाइन इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। मनी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वस्तु का कीमत बढ़ेगा और पैसा का कीमत घटेगा। बस याद रखिएगा, पैसा का कीमत घटे और सामान का कीमत बढ़े, उसको बोलते हैं मनी इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई मनी इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पैसे का वैल्यू गिरता है और मुद्रा का मूल्य उठता है। याद रखिएगा। डिफाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बोलता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति वह स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, यानी डिमांड ज्यादा होता है। बोलता है डिमांड अगर हाई हो, यहाँ भी महंगाई होगा। डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा। डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होगा? मार्केट में रेट बढ़ जाता है, यहाँ भी महंगाई आ जाती है। तो महंगाई तब होता है जब डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशन वाले महंगाई को बोलते हैं पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और नॉर्मल इन्फ्लेशन तो ऊपर है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मनी का वैल्यू घट जाएगा और सामान का, गुड्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। मनी का वैल्यू घट जाए और सामान का वैल्यू बढ़ जाए तो वो कहलाता है महंगाई। और एक होगा महंगाई मांग प्रेरित इन्फ्लेशन, यानी डिमांड के हिसाब से इन्फ्लेशन। अगर डिमांड हो जाएगा मेंटेन तो इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होगा? डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। कोस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? कोस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब है जहाँ पे, यहाँ ध्यान रखिएगा, बोलता है कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब उत्पादन लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाती है, तो यहाँ भी तो महंगाई आ जाता है। तो भैया अब चूंकि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो भाड़ा बढ़ गया। तो बोलता है बहुत महंगाई हो गया, पहले 100 रुपये में चल जाता था, अभी 150 भाड़ा हो गया। तो भाड़ा 150 होने के पीछे कारण क्या है? उसका लागत बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि लागत के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। महंगाई जो आ रही है लागत के कारण। लागत अगर नहीं बढ़ता तो महंगाई नहीं आती। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेन डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जितने कंसेप्ट है उसको समझाना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कि एक वर्ष के अंदर देश के राष्ट्रीय सीमा के अंदर जितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, जो अप्रैल से 31 मार्च चलता है, एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। अब जीएनपी क्या है भैया? तो बहुत आसान है, समझिए पहले जीडीपी। जीडीपी अगर निकल गया जीडीपी, तो जीडीपी तो जीएनपी कैसे निकलेगा? तो जीएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी बराबर होगा जीडीपी। जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, निफा बोलते हैं, NFIA। मतलब है कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी हमारे देश का इनकम प्लस विदेश से जो इनकम आ रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा जीएनपी। देखिए लिखा भी है, जीडीपी प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय, ये हो जाता है जीएनपी। अगला कंसेप्ट है एनडीपी। अब एनडीपी क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी अभी पढ़ चुके हैं ना, तो जीडीपी समझ चुके हैं। जी मतलब ग्रॉस, डी सेम है, पीपी सेम है, जी से एन हो गया मतलब ग्रॉस से नेट। तो ग्रॉस से नेट होने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी बन जाएगा। एनएनपी क्या होता है? तभी आप पढ़े थे जीएनपी, पढ़े था ना, जीएनपी ग्रॉस, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी बन जाएगा। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो एनएनपी बन जाएगा। पढ़ चुके हैं अभी आप।
नेशनल इनकम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होता है। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। पर्सनल इनकम का मतलब इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, एक आदमी जितना इनकम प्राप्त करता है वो पर्सनल इनकम होता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि पर्सनल इनकम जो व्यक्तिगत आय है उसमें से कितना इनकम आप खर्च कर देते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा खर्च हो गया, डिस्पोज हो गया, तो ऐसा इनकम जो खर्च हो जाता है उसको डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जानते हैं। सेकेंड, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मनी इज द मीडियम ऑफ, मतलब मुद्रा के अगर काम बात करें तो 5 फंक्शन है मनी का। वैसे यहाँ पे 2 मेजर फंक्शन है, जिसमें से पहला मेजर फंक्शन है पैसे का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का पहला काम है विनिमय का माध्यम। मुद्रा एक ऐसा, मतलब विनिमय का माध्यम का मतलब उसके जरिए आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आज पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप कोर्स खरीद रहे हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा है तो किसी का मूल्य माप सकते हैं कि कौन महंगा है कौन सस्ता है। 2 मेजर फंक्शन है, याद रखिएगा मैं पैसे का। और भी फंक्शन है जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसा है तो आप उसको संचय कर सकते हैं, पैसा है तो उसको फ्यूचर में पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट जिसको बोलता है स्थगित भुगतानों का मान, भविष्य में भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा है तो। पैसा है तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, मूल्य का हस्तांतरण है, एक जगह से दूसरी जगह मूल्य को ट्रांसफर, मतलब पैसा है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा है तो बेसिस ऑफ क्रेडिट है, साख का आधार है, पैसा है तो साख का आधार है, बेसिस ऑफ क्रेडिट है। डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में अंतर बताना है, तो चलिए यहाँ देखिए लिखा होगा, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जनता से पैसा जमा स्वीकार करता है, सेंट्रल बैंक जनता से पैसा जमा स्वीकार नहीं करता। सेंट्रल बैंक जो है एपेक्स बैंक होता है सबसे ऊपर। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक व्यक्ति और व्यवसाय को लोन देता है, जबकि ये वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय सहायता देता है। कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ये किसको लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसका मुख्य बताओ, कॉमर्शियल बैंक में बोला इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कॉमर्शियल बैंक किस लिए होता है, लाभ कमाने के लिए। जबकि सेंट्रल बैंक क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा काम एक आ गया है। आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए आगे। यह साख का निर्माण करता है, क्रेडिट मतलब उधार भी देता है, और ये मुद्रा को छापता है और साख की मात्रा को कंट्रोल करता है। यह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करता है, नहीं सेंट्रल बैंक जो है इसके अंदर काम करता है, जबकि ये तो बाप है ना, ये सब मॉनिटरिंग करता है पूरा। यानी सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक, उसके नीचे कॉमर्शियल बैंक। यह मुद्रा जारी करने का अधिकार सेंट्रल बैंक के पास नहीं, लेकिन ये सारा का सारा मुद्रा जारी करने का अधिकार है। इसमें एग्जाम्पल है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा एग्जाम्पल। इसमें अकेले राजा अकेले होता है भैया, भारतीय रिजर्व बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मौद्रिक नीति। तो ध्यान रखिएगा, 2 तरह की पॉलिसी बनती है देश में आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए। एक बनता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, एक बनता है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो फिजिकल पॉलिसी भारत सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो आरबीआई पूरे भारत में मॉनेटरी मतलब मनी सप्लाई कैसे चलेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, कि देश में पैसा कैसे चलेगा, कैसे लोगों के पास पैसा जाएगा, पूरा मौद्रिक नीति कैसे व्यवस्थित होगी। तो पूरा मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाता है, जिस नीति को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, मौद्रिक नीति। ऑब्जेक्टिव ऑफ मौद्रिक नीति क्यों बनाते हैं भैया मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। हम चाहते हैं आर्थिक विकास देश का बढ़े, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है रोजगार बढ़ने के लिए बनता है। और क्या है, रोजगार के साधन को बढ़ाने के लिए। मेंटेन, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में भी मदद करता है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनता है, इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव थे। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है रिजर्व, तो उसमें बैंक रेट के हिसाब से बनता है। पहला इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। दूसरा रेपो रेट। बैंक रेट क्या होगा, तो बैंक बोलता है वह दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, वह रेट जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक लोन।
बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन जिस रेट पर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बेचता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा सिस्टम है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बेचता है ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके। फिजिकल पॉलिसी क्या है? राजकोषीय नीति। तो अभी बताए थे आपको कि भारत सरकार भी देश में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक नीति बनाती है और उसी नीति को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार टैक्स, सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर और सार्वजनिक लिंक पब्लिक डेब्ट का उपयोग करके आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये पॉलिसी बनाया जाता है। ये पॉलिसी भारत सरकार बनाती है ताकि देश में मौद्रिक स्थिति अच्छी हो सके। उद्देश्य क्या है फिजिकल पॉलिसी बनाने का? सेम उद्देश्य जो आरबीआई का है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को, महंगाई के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो, इसलिए सरकार ये नीति बनाती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम से कम हो। रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता को कम करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है भारत सरकार के पास इस पॉलिसी को बनाने का? तो पहला टैक्सेशन, वो टैक्सेशन ऊपर नीचे कर सकती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगेगी, बहुत कम भी खर्चा करने लगेगी। सार्वजनिक लोन, सरकार या तो पेमेंट करे या तो ले सकती है सार्वजनिक लोन। ये सब तरीके हैं जिसके जरिए सरकार ये काम कर सकती है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करता है। तो ये हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ लिए। ध्यान रखिएगा सेकंड, इसका लॉन्ग आज क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जो है उसमें फिर है वही एक्सप्लेन डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बताया था अभी हम आपको जीडीपी बताया था ना, जीडीपी वगैरह का फॉर्मूला सब लॉन्ग में है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट देख लिए। सेकंड लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड लेक्चर में इसके आगे का मिलेगा। थर्ड लेक्चर में इसके आगे का मिलेगा। तो आप देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। जब कमेंट सेक्शन में दिखेगा तो हम लोग को पावर बूस्टर मिलता है और फिर हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। सारा पेपर पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। A to Z पेपर की तैयारी है। आप जितना मेहनत नहीं कर रहे उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम ज़बरदस्त जाए। और ज़बरदस्त जब जा रहा है तो एक कमेंट तो कर सकते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।